तो मॉडर्न बनारस की बात हो रही है, साधु संतों से बात हुई और एक हमारे साथ तेज तरार ऑफिसर आ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सुर्खियों में इसलिए ज्यादा आए कि बलिया में पूरा थाना ही सस्पेंड कर दिया। मौके पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी। ये आपने कैसे किया ये टास्क, क्योंकि बहुत सुर्खियों में रहा, मीडिया में बहुत चर्चा में रहा, एक थाने के थाना पूरा आपने सस्पेंड किया। ये दिमाग में ये इनपुट्स आपको बहुत पहले से मिल रहे हैं, और कैसे इस ऑपरेशन को आपने अंजाम दिया? माइक। देखिए, जब से हम सभी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते थे, तभी से सोचा करते थे कि भाई जहाँ कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था हो उसे ठीक करने का प्रयास जो हमारे स्तर से संभव है हम भी करेंगे। तो मसला किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करने का नहीं है। हमारा प्रयोजन सिर्फ इतना था कि कहीं से कोई शिकायत प्राप्त हुई तो जाकर देखें कि वाकई में वास्तव में स्थिति यदि ऐसी है तो इसे ठीक करें। पुलिस महकमे में 90% से ज़्यादा, 95% ज़्यादा लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना काम करते हैं। जो काम उन्हें सौंपा जाता है और जो अपेक्षाएं लोगों की हमसे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। पर जैसे किसी भी प्रोफेशन में डिविएंट्स हो सकते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्री हो, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, विभिन्न सरकारी सेवाओं के लोग हों, उनमें सही और गलत किस्म के लोग हो ही सकते हैं। तो ये जानकारी मुझे हमारे ही एक पुलिसकर्मी से प्राप्त हुई कि ऐसे ही मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या गलत हो रहा है। सुना करते हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं, कई बार आप लोग सोचते होंगे कि सारी बातें हमें पुलिस के अधिकारियों को सब पता होता है, पर ऐसा है नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ऐसे ही पब्लिक से, लोगों से होती हुई कानों तक पहुंचती हैं। तो जब उन्होंने बताया तो जैसा किसी भी अधिकारी को करना चाहिए, और आप में से भी कोई होता तो मैं समझता यही करता कि जाता, देखता, चेक करता, और पाया कि गलत है तो उनके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए वो की। और मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना चल रही है। जो लोग दोषी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसमें पूरे पुलिस विभाग को दोष देना उचित नहीं होगा। पुलिस के मेरे साथ अन्य पुलिसकर्मी भी थे जिन्होंने इस पकड़ धकड़ में सहयोग दिया, सहायता की, और हम सफल हुए। अन्य स्थानों पर भी यदा कदम करते रहते हैं। ये मैंने नहीं सोचा था कि इतना इस घटना को मीडिया द्वारा जो है इतना महत्व दिया जाएगा, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है ही कि जहाँ कहीं किसी प्रकार का गैर कानूनी काम होता हो वहाँ पर हस्तक्षेप हम करें, जिससे कि जो सही है कानूनी रूप से सिर्फ वो प्रक्रियाएं बनी रहे और अन्य प्रक्रियाओं को रोका जा सके। पीयूष जी, और भी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि आप पर बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे ऐसे नक्सल प्रभावित है, बहुत सारे ऐसे जो बिहार और यूपी की सीमा से लगे हुए। लेकिन आपकी जर्नी के बारे में जानें, कैसे पहुँचे? एक बहुत बड़ा बात होती है, एक सपना होता है यूपीएससी को क्रैक करना, पास होना। वो चैलेंज, वो लाइफ का हमारे साथ हमारे दर्शक जो आपको हमारे चैनल के जरिए, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको देखेंगे, आपकी उस कहानी को सुनकर आपसे उत्साहित होंगे, आगे बढ़ेंगे। वो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सामान्यतया जैसे किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र की यात्रा होती है, वैसी मेरी भी यात्रा है। और ये सब जो परीक्षाओं के बारे में आपने बताया, तो जब तक इनमें नहीं बैठे, इसके लिए तैयारी नहीं की, तब तक बड़ी मुश्किल लगती थी। सोचते थे जाने क्या होगा, पर वाकई में ऐसा है नहीं। जो आप सोचिए कि ऐसी एक परीक्षा आपको देने के लिए कहा जा रहा है जिसमें तमाम विषय में से कोई आप विषय चुन सकते हैं,
अपनी मर्जी का विषय चुनिए, अपना सब्जेक्ट लीजिए, सिलेबस दे रखा है उसे पढ़िए और मन में ये विचार हमेशा बनाए रखिए कि बस यही कुछ करना है। अधिकांश लोग जब किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आधे मन से करते हैं। वो सोचते हैं कि चूँकि लोगों ने कह के इतना डरा दिया होता है कि सोचते हैं कि ये इसमें ना होने की संभावना ज़्यादा, होने की संभावना कम है। और इस बात को दिमाग में रखते हुए जब तैयारी करते हैं तो हमारी जो हिम्मत है ना वो कम हो जाती है। और दूसरी चीज़, लोगों ने एक नया धारणा बना ली है कि कोचिंग करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी परीक्षा को पास करने का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। तो आप बिना कोचिंग पास? मैं तो खैर मैंने मैनेजमेंट के बाद में जॉब ज्वाइन कर ली थी और नौकरी कर रहा था बॉम्बे में मर्चेंट बैंकिंग में। उसी दौरान छुट्टी लेकर प्रीलिम देने आया, फिर वापस चला गया क्योंकि छुट्टी उतने ही दिन की मिली थी। फिर जब प्रीलिम का रिज़ल्ट आ गया तो मेंस देने आया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम सब लोग सोचते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करते समय देख के पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। पर सर अभी आपने बोला आप जॉब के साथ करते थे, तो ये लोगों के मन में विचार होता है कि जॉब के साथ तो ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हम। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो धारणा है ना ये गलत है। कोई लोग कोचिंग सेंटर्स खुल गए तो लोगों ने कहना शुरू किया कि कोचिंग करनी अत्यंत आवश्यक है। मुझे लगता है कि कोचिंग से भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग करना गलत है, पर मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग करने से ही आप हो जाओगे, इसकी कोई ये धारणा बनाना गलत है। सिलेबस है, कोर्स है आपके सामने पड़ा हुआ, किताबें आपने लिया है, कुछ मित्रों ने बताई जैसे मेरे साथ हुआ, कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका अपनाया हो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि मेरे वाले तरीके को ही अपनाओ, पर चूंकि आपने मेरा पूछा है इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अपनी किताब लेकर अपनी स्वयं बैठकर पढ़ना पड़ता है हर व्यक्ति को। और कभी कोई विषय इसलिए नहीं लेना चाहिए कि किसी और ने कह दिया आपको कि भाई आप एंथ्रोपोलॉजी लो, क्योंकि पिछले साल उसने ली थी जो उस कॉलोनी में रहता है और वो सेकंड रैंक आ गया। दूसरे ने कहा फिजिक्स लो कि फिजिक्स में आजकल नंबर बड़े अच्छे आ रहे हैं। सर थोड़ा माइक ऊपर करिए। तो मेरा ये कहना है कि सब्जेक्ट वो लेना चाहिए जो पढ़ने में आपको रुचि हो, सुख की अनुभूति हो, पढ़कर अच्छा लगता हो। जब थोड़ा पढ़ते हो तो अगली किताब पढ़ने का मन करता हो, फिर एग्जाम में हो चाहे ना हो, पर जो जानकारी और जो ज्ञान वर्धन उससे होगा वो जीवन पर्यंत आपके काम आएगा। ये कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें तमाम तैयारी के बाद भी चूंकि रिक्तियां कम होती हैं, वैकेंसीज कम होती हैं, तो बहुत संभावना है कि आदमी उसमें फाइनली जाके ना हो। बहुत संभव है कि 600 वैकेंसी हैं पर आपकी रैंक तो 601 आई, 601 में, 602 में, 603 में और 600 में स्कोर तकरीबन सभी का जो बराबर है, नंबर बराबर है। ये भी बहुत संभव है कि जो कुछ लोग नहीं हुए उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और शायद जो लोग हो गए हैं उनसे कई ज़्यादा जानकारी रखते थे और ज़्यादा उनके जो डिज़र्व करते थे। पर ये चांस फैक्टर को तो हमें मान के चलना पड़ेगा। मुझे ये कहना है कि तैयारी कर हमें किसी भी चीज़ की तैयारी करें, तैयारी पूरी करनी चाहिए, इसलिए कि फिर चाहे उस परीक्षा को पास कर पाए कि ना कर पाए, क्योंकि पास करने में अलावा तैयारी के कई बार परीक्षा में कॉपी चेक करने वाले का माइंडसेट, सेम ही कॉपी आप दूसरे से चेक करा तो पता 4 नंबर ऊपर नीचे हो गए, 25 रैंक ऊपर नीचे हो गई। तो हमें सिर्फ तैयारी पे ध्यान देना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, और ये मान के चलना चाहिए कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो आप बिल्कुल हो जाओगे। दूसरी बात, ये कोई ऐसी भी नौकरी नहीं है जो कि अगर नहीं पाए तो हमें बहुत दुख हो जाए, परेशान हो जाए। हम सब किसी न किसी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आप पत्रकार के रूप में, मैं चूँकि सेवा में आ गया हूँ एक पुलिस अधिकारी के रूप में, पर इसमें नहीं भी होता तो थोड़ी ऐसा था कि कुछ भी नहीं करते, हम करते कुछ ना कुछ, और एक्सीलेंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपना औचित्य सिद्ध करने के लिए हर फील्ड में आदमी के लिए स्कोप है।
यदि कुछ लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो उन्होंने तैयारी करनी चाहिए, इस माइंडसेट के साथ करनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़कर इस परीक्षा को पास कर लेंगे। डिस्करेज करने वाले लोगों को हमेशा दूर रखना चाहिए। कई लोग ऐसे मिलते हैं जब हम एग्ज़ाम देते हैं, जो कहते हैं अच्छा आपसे पूछेगा भाई क्या कर रहे हो आप, अगर मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, तो उसके चेहरे पे ऐसा भाव आ जाता है जैसे कि ये हम कोई कैजुअल सा काम कर रहे हैं और नेशनल हॉबी कहने लगते हैं लोग। ऐसा नहीं है। ऐसा जो लोग कहते हैं उनसे हमें प्रयास करना चाहिए, या तो उनकी बातें हमारे मन को प्रभावित ना करें, या फिर हम ऐसे लोगों को अपने से दूर रखें। स्कूल में भी पढ़ते समय कई सारे ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स की सवाल पूछने की आदत होती है। जाहिर सी बात है, अगर मन में सवाल आया तो को पूछना चाहिए, पर पीछे चौथी पांचवी बेंच पे बैठे कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ, आपको बिठा देते हैं, आपकी हिम्मत को कम कर देते, तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो सिविल सर्विसेज जितने भी, चूँकि आपने मुझसे सवाल पूछा है, लोग देना चाहते हैं, बिल्कुल उन्हें देना चाहिए। अपनी पसंद का सब्जेक्ट लेना चाहिए, अपनी पसंद का सब्जेक्ट लेकर खुद किताब पढ़नी चाहिए। मैं तो आदतन अगर पुस्तक आती थी तो पूरी पढ़ लेता था कि कम से कम उसकी कीमत ही वसूल हो जाए, सारी जानकारी उसकी प्राप्त हो जाए। और जो लोग नोट्स बनाते हैं उन्हें नोट्स बनाने चाहिए। और एग्ज़ाम किसी भी हालत में यदि आपका मन, आपको स्वयं संतुष्टि है कि आपने तैयारी पूरी की है, तो मैंने देखा है कि आप परीक्षा पास कर सकते हो। जी सर, मेरा एक सवाल अब ये है, इससे हटके आप कस्टम में बीएसएफ में रहे और अब यूपी में क्या फ़र्क देखते हैं? क्या ये थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि थोड़ा राजनीतिक प्रेशर ज़्यादा है? देखिए, मेरा अब 26 साल पुलिस सेवा में हो गए हैं, और सच बता रहा हूँ आपको कि सन 2000 में ट्रेनिंग 98 बैच का हूँ, पूरी करके 1 जनवरी 2000 को यहाँ पे पहुँचा था। तब से लेके आज तक कभी किसी व्यक्ति ने कोई काम गलत करने के लिए कहा हो और हमने किया हो, ऐसा नहीं हुआ। कहते भी नहीं लोग। और कस्टम और बीएसएफ का जो आप कह रहे हैं, बीएसएफ में मैं पुलिस से प्रतिनियुक्ति पे गया था 7 साल के लिए, चूँकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा है। बीएसएफ का मैं डेपुटेशन पर वहाँ पर पोस्टिंग संभव थी, तो मैं डीआईजी बीएसएफ रहा पाकिस्तान बॉर्डर पर, बीकानेर सेक्टर में देखता था। 3 साल वहाँ रहा। बाद में आईजी होने के बाद में असम में बांग्लादेश बॉर्डर पर आईजी फ्रंटियर था, और फिर दिल्ली में भी आईजी ऑफिसर। 7 साल का डेपुटेशन गया था। वो सिर्फ इसलिए कि लगातार एसपीशिप कर ली थी, तो थोड़ा हमारे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने माना कि प्रतिनियुक्ति पे जाना चाहिए, और फिर राजस्थान अपने होम स्टेट में रहने का मौका मिल रहा था। पुलिस अलग किस्म की सेवा है, और मुझे लगता है कि अगर मुझे, पहले तो मैं पुलिस में आया था तो मैं सोचता था कि जैसे लोग करते हैं, अपने प्रेफरेंसेस लिखते हैं, आईएएस लिखते हैं, अलग अलग सर्विसेज में जाएं और फिर आप पुलिस पा जाएं। आज अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं दोबारा कहूँगा पुलिस सेवा ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस की नौकरी में हम डॉक्टर के पास जैसे लोग आते हैं और अपना दुख दर्द साझा करते हैं, पुलिस वालों के साथ भी करते हैं। किसी के हत्या हो गई, डकैती हो गई, लूट हो गई, किसी के घर में कोई लड़का लड़की साथ चले गए, कहीं पर किसी की ज़मीन पर किसी दबंग व्यक्ति ने अवैध रूप से अतिक्रमण करने की चेष्टा की, कर भी लिया, दीवार बनाने लग गया। आदमी को जब कुछ समझ में नहीं आता तो रात के समय 2 बज रहा हो, भले थाने पहुंचता है। थाने पर कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे कितनी आलोचना लोग पुलिस के व्यक्ति के कर लें, पुलिस के पास जाते हैं इस अपेक्षा के साथ जाते हैं कि कुछ ना कुछ मदद मिले। मदद मिलती है। अभी 3-4 दिन पहले 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मारे गए मिर्ज़ापुर में। रोज़ाना 12-14 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद हमारा कोई हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल जब घर लौटने के रास्ते में होता है, तब उसी मार्ग पर किसी दुर्घटनाग्रस्त वाहन को देखता है। वाहन को देखने के बाद पाता है कि 2 लोग घायल हैं, एक व्यक्ति अचेत पड़ा हुआ है, संभवतः मृत्यु हो गई है, किसी का सिर बिखरा पड़ा है। उसी सड़क से कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर जा रहा है, प्रोफेसर जा रहा है, डॉक्टर अपना क्लिनिक पे जा रहा है, सब बिना रुके चलते चले जाते हैं। पर पुलिस का व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका होता है और अपने घर के रास्ते में था, वो रुकता है।
रुकने के बाद मौके पे यदि कोई एम्बुलेंस नहीं होती है तो किसी जाने वाले व्यक्ति को रोकता है ज़बरदस्ती कि तुम रुको। वो कहता है मुझे मेरे कॉलेज जाना है, दुकान पे जाना है, क्लिनिक जाना है, नहीं तुम रुको। उसकी गाड़ी में या किसी ऑटो वाले को या रिक्शे वाले को या कैब वाले को रोकता है, सबसे पहले उस घायल को उसको रखता है, जब तक एम्बुलेंस आएगी उसके पहले ये काम तुम कर लें। अस्पताल पहुंचाता है। वो जो बिखरा पड़ा होता है, मान लो किसी का कोई चोटग्रस्त है, चोटिल आदमी सड़क पे बीच सड़क पे पहुंचा उसे साइड में करता है, वाहन को खिसकवाता है, अस्पताल पहुंचता है, तब तक अपने थाने में फ़ोन करता है, थाने से और फोर्स आ जाती है। अस्पताल में यदि उस समय डॉक्टर नहीं होता है तो उसको रोकता है, डॉक्टर के पास, डॉक्टर को ढूंढता है, वो बताते हैं कि साहब पीछे की तरफ उनका आवाज़ बना हुआ है, आवाज़ तक जाता है, घंटी बजाता है, डॉक्टर को बाहर निकालता है, उनसे अनुरोध करता है साहब ज़रा चल के देख लीजिए। तब तक उसके रिश्तेदार नहीं आए होते हैं। उसका जब डॉक्टर आता है, देखता है, कहता है खून की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहता है साहब पता नहीं, आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। सबसे पहले इसको कोई अखबार छापता नहीं है, कोई टीवी दिखाता नहीं है। चलिए इस बारे में देखिए, पुलिस वालों की तारीफ करके ताली बजाइएगा, क्योंकि हम अमूमन गाली देते हैं, कम से कम इस हॉल में तो ताली बजाइए एडीजी साहब के सामने। तो एफआईआर के रूप में ये बात घटना दर्ज नहीं होती। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपने मंच, चूँकि ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ, मेरी सेवा से जुड़ा हुआ और हमारे पूरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो पुलिस के जो हमारे लोग हैं वो इतना मेहनत करते हैं जी, इतना योगदान देते हैं इस पूरी व्यवस्था को अच्छा बनाने में कि उनकी तो हमारे प्रत्येक पुलिसकर्मी की प्रशंसा तो की जानी चाहिए। बिल्कुल। पीयूष जी, आपने कहा इतनी मेहनत करते हैं पुलिस वाले, लेकिन उनका उत्साह कैसे बढ़ाएं? क्योंकि पुलिस वालों की मैं देखता हूँ अमूमन डिमांड होती है वीकली ऑफ मिले, एक तो हो जाए, लेकिन वो मिलता नहीं। आप अपने जोन में ऐसी कोई पहल कर रहे हैं या इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई अपने जोन के अंदर जो पुलिस वाले कहें देखिए पीयूष जी के साथ है, इस जोन में थोड़ा आराम मिल रहा है, क्योंकि आपने मेहनत का जिक्र किया? देखिए, असल में पुलिस की जो नौकरी है, इतने सालों बाद मुझे लगने लगा है कि ये सिर्फ एक सेवा ना होकर, नौकरी ना होकर, ये एक किस्म की काफ़ी हद तक इस नौकरी में सोशल सर्विस जुड़ी हुई है। ऐसे जब हम पुलिस में नहीं थे, किसी कॉलोनी मोहल्ले में रहते थे, अड़ोस पड़ोस में किसी व्यक्ति को चोट लग जाती थी, पड़ोसी में हमारे जानने वाले पिताजी के साथ कॉलेज में पढ़ाने वाले जो प्राचार्य थे, प्रधानाचार्य थे, कॉलेज में लेक्चरर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो चाहे रात का 2 बजा हो, हम घर से निकलते थे, आप लोग भी निकलते होंगे। पड़ोस में कोई बीमार अचानक हो जाता तो निकल के जाते, तब ये देखते नहीं कि आज हम पूरे दिन ड्यूटी करके आए। अब जाते हो उनके साथ मदद के लिए, अस्पताल जाते हो, उनके घर में कोई घटना घट गई तो थाने जाते हो, उनके साथ खड़े रहते हो, 4 दिन तक अगर वो अस्पताल में भर्ती रहते हो, रोज़ाना सुबह जाते हैं, शाम को उनसे मिलकर तब नौकरी जाते हो, वापस आते हो, उनका खाना उनके घर तक पहुंचाते हो। तो दुनियादारी निभाने का मेजर काम पुलिस में करना पड़ता है। ऐसे काम को करने में बहुत संभव है कि कभी कभी छुट्टी जो आम तौर पे अन्य सेवाओं में मांगने पे तुरंत मिल जाती है वो ना मिले, पर प्रयास हमारा ये रहता है कि हमारे किसी व्यक्ति की कोई भी दिक्कत परेशानी में हम उसके साथ खड़े हों। जब भी कोई अर्जेंसी है उसके आधार पर छुट्टी उसे दे दें, देते भी हैं। पर जो हमारे समाज में फैली हुई समस्याएं हैं और सामाजिक समस्याएं ज़्यादा हैं, शिकायती प्राथमिकता प्राप्त होते घरों में, परिवारों में, बंटवारे को लेकर, जो शादीशुदा महिला को कई बार कि उसे घर में सताया जा रहा है, सोशल इश्यूज़ हैं, उसमें काफ़ी बार हमें इंटरवीन करने के लिए पुलिसकर्मी की मौजूदगी ज़रूरी होती है। तो ऐसे में हमारा काम प्रभावित ना हो ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, मेरा सवाल ये भी है क्योंकि आपके ऊपर 8 जिलों की जिम्मेदारी है, सब अलग अलग छोर में हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सब कितना चैलेंजिंग होता है, कैसे आप मैनेज करते हैं? और इसमें एक सवाल और ऐड करूंगा, क्योंकि सोनभद्र की बात करी तो नक्सल, फिर बलिया उधर जाएंगे आप बिहार के बॉर्डर पर, वहाँ शराब तस्करी का, नक्सल, नशा रोकना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। देखिए 9 जिले मेरे जोन में और सभी जिलों को प्लीज, सभी जिलों को उनमें नियुक्त पुलिस अधीक्षक बहुत अच्छे से उनका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। 3-3 जिलों के ऊपर में डीआईजी, आईजी भी लगे होते हैं और अब वे भी पर्यवेक्षण करते ही हैं और उसी क्रम में अपनी जिम्मेदारी मैं भी निभाता हूं। तो काम हम सभी करते, पर हम उतना ही काम करते जितना आप लोग भी करते। अब अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ रमेश जी बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, आप बड़े मेजर एंकर्स हैं एक चैनल के, और चैनल पूरे भारत में दिखाया जाता है कि आप
केरल को, बंगाल को, बिहार को, झारखंड को, पंजाब को एक साथ कैसे देख लेते हैं? तो आपकी एक व्यवस्था बन गई है और आप देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। कोई महत्वपूर्ण खबर ऐसी नहीं है जो आप छोड़ देते हो, आप सब कुछ कवरेज करते हैं। ऐसे हमारा काम भी होता ही है, हम लोग मेहनत करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि जितनी आप मेहनत करते हो उससे या आप हमसे कम करते हो, सभी लोग बराबर करते हैं। हमारी भूमिका थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है। जिसके यहाँ घटना घट जाती है वो तुरंत चाहता है पुलिस का हस्तक्षेप हो, पहुँचे, पुलिस कार्रवाई हो। तो इसमें यूपी 112 की सेवा आपने देखा होगा, और लोग डायल करते हैं 112 जैसे डायल कर किया जाता है। एवरेज टाइम 10 से 11 मिनट का चल रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी एक वाहन में आपके उस घटनास्थल पे पहुंच जाते हैं जहाँ से टेलीफोन आपने किया था। तो ये पिछले दिनों में टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ और इस पूरे चीज़ को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करने के साथ संभव हुआ है, जिसके लिए हमारा पुलिस मुख्यालय, हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण हैं, शासन है, उसको जो है उनका हम सभी आभार व्यक्त करते हैं। जितने वाहन हमने चाहे शासन ने हमें दिए, जितने पुलिसकर्मी चाहे, सबसे बड़ी पुलिस फोर्स इस देश की है, उत्तर प्रदेश की। और जो भर्तियां होती हैं आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले 60,000 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती का परीक्षा होके चुकी है, कांस्टेबल्स की भर्ती परीक्षा होके चुकी है, और जिनके लिए 50 लाख से ऊपर एप्लीकेंट्स थे। आप सोचिए 50 लाख से ऊपर एप्लीकेंट्स का मतलब है यदि इस पूरे देश की जो जनसंख्या है, जो कि है अगर आप 140 करोड़ मानते हैं, तो 280वां हिस्सा तो परीक्षा ही दे रहा था। इतनी बड़ा मेजर परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन करा के चुका है, तो इसका श्रेय हमारे सभी अधिकारीगणों को और शासन को दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है। पूर्व में जब एक बार परीक्षा में छोटी सी कमी जब दिखी, तो उन्होंने तुरंत दोबारा परीक्षा कराकर उसे बहुत सफलतापूर्वक ढंग से कराया भी हमारे जो है तो यहाँ पर बारीकियों पर, इंट्रिकेसीज़ पर बहुत जोर दिया गया है, अच्छे से संपन्न कराया गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में आपको कहना चाहता हूँ उन सबकी तरफ से, चूँकि मुझे आपने यहाँ बिठा रखा है, कि हम प्रतिबद्ध हैं बेहतर कानून व्यवस्था देने के लिए और आप सबके साथ हर संभव सहयोग करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष मोड़िया जी आपका, क्योंकि आपने इतना कीमती वक्त दिया और अपने विचार हमारे साथ साझा किए और आपने एक अच्छा मैसेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा मैसेज दिया सर। आप एक मिनट रुकिए, मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगी। रमेश सर प्लीज़ आइए और सम्मानित करिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कैसे आपको ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज़ करिए जिसमें आपकी रुचि हो और उसके हिसाब से आगे बढ़िए, और जो आपको नेगेटिव चीज़ बता रहा है उससे तो आप दूर रहे। ये साफ तौर से सर ने बताया, और कानून व्यवस्था कैसे मजबूत हो रही है उसके बारे में बताया। पुलिस वाले कैसे हमेशा हर परिस्थिति में साथ देते हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।